बेटा काइनेटिक्स में हमने लास्ट रेडियो आरएनएस इक्वेशन कंप्लीट कर ली थी। वी हैव डन द न्यूमेरिकल्स। लास्ट वीडियो में शायद मैंने बोला भी था कि चैप्टर खत्म हो गया और अब ये टॉपिक रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया? देखो बेटा क्या है कि जो आपने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़े, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ए गिव्स यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके लिए रेट लॉ क्या लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ हीट की पावर 1, ठीक है। और इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं? इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं? बोलो 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 बोलो। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ये लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब मैंने लिखा, ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। सपोज ये रिएक्शन है, ये गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट लॉ ये आएगा और इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ये आएगा। ये आप लोगों को सबको मालूम है, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब कि कोई भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, ठीक है। आप बोलोगे सर रेडियो एक्टिव रिएक्शन मतलब? देखो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट का अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो कुछ रेज बाहर निकालता है स्टेबल होने के लिए। पढ़ा होगा आपने 9th-10th क्लास में अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज, है ना। तो वो सब न्यूक्लियस के अंदर से निकलती है, यानी कि अनस्टेबल न्यूक्लियस मेक्स द एलिमेंट रेडियो एक्टिव। यहाँ तक आ गया। हमें ये नहीं पढ़ना कि क्यों होता है रेडियो एक्टिव, ये सब नहीं पढ़ना। बस ये याद रखना है कि जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। यानी कि अगर मैं किसी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन, जैसे मैं एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे C14, आपको पता है ये रेडियो एक्टिव होता है और ये क्या करता है? ये N714 में कन्वर्ट होता है और बीटा यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इसको बीटा रेज बोलते हैं, बीटा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव है। तो अब इसके लिए क्या होगा, ध्यान से सुनिए। मैं अगर रेट लॉ लिखूंगा तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ C614, ऐसे लिख सकते हैं कि पावर 1, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पावर 1 पावर 1 पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे ए नॉट क्या होता है? हम बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, है ना बेटा। ए क्या होती है? इनिशियल कंसंट्रेशन, ए नॉट सॉरी, और ए क्या होती है? फाइनल कंसंट्रेशन। तो हम इस यहाँ पे लिखेंगे फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। अब हमें ये पढ़नी है, ये पढ़नी है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए, ये पढ़नी है। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉब्लम तो ज़्यादा नहीं है, पर आपको एक टर्म सीखनी पड़ती है, उसका नाम है रेडियो कार्बन डेटिंग। देखो अलग से टॉपिक नहीं है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है, पर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता होगा रेडियो कार्बन डेटिंग का तो उसके न्यूमेरिकल्स में आप फंस सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये समझ में आया। तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो होता है, ठीक है, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, यानी कि उसका रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या आएगा? के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब इसके लिए आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। रेडियो कार्बन डेटिंग, नाम आपने सर पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा? रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। देखो बेटा क्या, रेडियो कार्बन डेटिंग में हम जो आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स होते हैं, आर्कियोलॉजिकल मतलब पुराने ज़माने के अवशेष, है ना, हिंदी में बोलते हैं, पुराने ज़माने के जो
अब बचे हुए आर्टिफैक्ट्स उनकी एज निकालने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो अब ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ क्योंकि यही रिएक्शन यूज़ होना है, यही इक्वेशन यूज़ होनी है। तो पहले आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा व्हाट इज रेडियो कार्बन डेटिंग और इससे हम एज कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो आ जाए वापस। देखो क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? N714। ठीक है, N714 नाइट्रोजन आपको पता है कि सबसे ज्यादा अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है, सन से आती है कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज में होते हैं न्यूट्रॉन्स। ये कहां से? फ्रॉम कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज में होते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन 714 के साथ बम्बार्ड करते हैं और इसको रेडियो एक्टिव कार्बन 14 C614 रेडियो एक्टिव कार्बन 14 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए, और एक प्रोटॉन बाहर निकलता है 1H का। अगर आप बैलेंस कर लीजिए 14 + 115 मास नंबर, 14 + 115 मास नंबर बराबर है 7 + 0 7 6 + 1 7, यानी कि इक्वेशन बैलेंस्ड है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो N714 नाइट्रोजन में मोस्ट अबंडेंट गैस, सन से आती है कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज में होते हैं न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इस N714 के साथ बम्बार्ड करते हैं और उसको रेडियो एक्टिव कार्बन 14 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये रेडियो एक्टिव कार्बन 14 क्या, ड्यूरिंग लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म्स, ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग जब होती है, बिजली चमकती है, तो हाई एनर्जी एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, हाई एनर्जी एटमॉस्फेयर। उस दौरान क्या करता है कि रेडियो एक्टिव कार्बन 14 O2 से कंबाइन होकर रेडियो एक्टिव कार्बन 14 बनाता है। अब ये रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिव कार्बन 14, यहाँ तक आ गया समझ में? तो आप समझ में आ गया कि रेडियो एक्टिव कार्बन 14 कैसे बनता है और वो C14O2 में कैसे कन्वर्ट होता है। तो रेडियो एक्टिव कार्बन 14O2 बन गया। ठीक है, ये कार्बन 14O2 अलॉन्ग विद नॉर्मल CO2, ये नॉर्मल है, नॉर्मल CO2 मतलब जो एटमॉस्फेयर में मिलती है CO2। ठीक है, ये दोनों प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कब? फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं, यानी कि कार्बन एब्जॉर्ब हो गया प्लांट्स के अंदर। अब प्लांट्स को कौन खाएगा? एनिमल्स। भैया खाते हो ना सब्जी। ठीक है, तो अब ये एनिमल्स के पास पहुंच गया। तो अब यहाँ देखो कि हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में रेडियो एक्टिव कार्बन 14 कैसे पहुंचता है, ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आया? दोबारा एक बार फिर, N714 नाइट्रोजन में मोस्ट अबंडेंट गैस एटमॉस्फेयर में, उसमें जब न्यूट्रॉन्स से बम्बार्ड होती है, न्यूट्रॉन्स कहाँ से आते हैं? सनरेज से आते हैं, वो नाइट्रोजन 714 को कार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस रिएक्शन को मेरी नजर रखना, अब इस पर मैं बहुत सारी बहस करने वाला हूँ। ठीक है, वो कार्बन 14 क्या करते हैं, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म्स के दौरान O2 के साथ कंबाइन होकर रेडियो एक्टिव C14O2 बनाता है। दिस C14O2 along with the normal CO2 is taken up by plants during photosynthesis, और प्लांट से ये एनिमल्स में पहुंच जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर भी रेडियो एक्टिव कार्बन 14 डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, और प्लांट्स के अंदर भी रेडियो एक्टिव कार्बन 14 डिपॉजिट हो रहा है। एग्रीड? यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग अवर एंटायर लाइफ टाइम रेडियो एक्टिव कार्बन 14 डिपॉजिट होता रहता है। अब कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं, सर वो हार्मफुल नहीं होता, रेडियो एक्टिव है? तो मैंने कहा बेटा वो ना बहुत कम अमाउंट में होता है। ठीक है, इसकी वजह से कोई हार्म नहीं होता। तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन 14 पहुंच गया या प्लांट्स के अंदर कार्बन 14 पहुंच गया। अब ये तो पहुंच गया प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है कार्बन 14, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब जब एक प्लांट, जब तक एक प्लांट और एनिमल जिंदा है तब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता रहेगा, एनिमल प्लांट्स को खाता रहेगा, तो उनके अंदर रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का डिपोजिशन होता रहेगा। ठीक है, बट अगर एक प्लांट और एनिमल की डेथ होगी, यानी कि वो भगवान को प्यारा हो गया, तो अब क्या होगा, ये वाला रिएक्शन चालू हो जाएगा। C614 जो उसकी बॉडी के अंदर है, वो क्योंकि रेडियो एक्टिव है, वो N714 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा बाय एमिटिंग बीटा पार्टिकल। 7 - 1 6, 14 + 0 14। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन 714 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी अगर मुझे हाफ है, अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एज। टी को इधर कर देना, के को इधर लिख दिया, टी इधर लिख दिया, के इधर लिख दिया। मुझे निकालना टी मतलब टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड मतलब सपोज ये आर्कियोलॉजिकल सैंपल है वुड का, इसकी एज निकालनी है कि ये भैया अकबर के ज़माने का है या किसी और ज़माने का, एज निकालनी है इसकी। एज निकालने के लिए यानी कि टाइम पीरियड हमें निकालना है। और टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें के चाहिए, हमें इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की और फाइनल कंसंट्रेशन चाहिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, ठीक है, ये चाहिए। अब देखो के आपको क्या है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि हमने बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। अगर हमें टी हाफ मालूम हो तो के निकल जाएगा। अब इसकी जो टी हाफ होती है ना होती है 5770 ईयर्स। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ से है, आपके लिए क्या है वो इंपॉर्टेंट है। कुछ बुक्स वाले 5730 ईयर्स लिखते हैं, आप लिखो 5770 ईयर्स, मेंशन होगा आपको न्यूमेरिकल में, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। टी हाफ मुझे मालूम है, यानी कि कार्बन 14 नाइट्रोजन 714 में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी हाफ लाइफ कितनी, हाफ लाइफ मतलब ये कि सपोज इस आर्कियोलॉजिकल सैंपल के अंदर 10 मिलीग्राम कार्बन 14 डिपॉजिट हुआ, तो इतने साल बाद वो 5 मिलीग्राम रह जाएगा, और उसके अगले साल बाद, अगले इतने साल बाद वो 2.5 मिलीग्राम रह जाएगा, समझ में आ रहा है, और उसके अगले इतने साल बाद वो 1.25 मिलीग्राम रह जाएगा, यानी कि हजारों सालों की बात होती है, ठीक है। तो टी हाफ मुझे मालूम है इस कार्बन 14 का टी हाफ 5770 ईयर्स है, ठीक है। तो के तो मेरा निकल गया, मुझे निकालना है टी, मुझे के चाहिए, के तो टी हाफ से आ जाएगा। अब चाहिए इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन मतलब आज की कंसंट्रेशन, और इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब जब ये मरा होगा, जब इसकी डेथ हुई होगी, जब ये आर्कियोलॉजिकल सैंपल जो भी है वुड का है या किसी और चीज़ का है, तो जब आज इसके अंदर कितनी रेडियो एक्टिविटी है वो हम लैब में जाके टेस्ट कर लेंगे, तो फाइनल कंसंट्रेशन निकल जाएगी। अब इनिशियल कंसंट्रेशन इस पीस ऑफ वुड की कहाँ से निकलेगी, ये पीस ऑफ वुड है, इनिशियल कंसंट्रेशन कौन सी, कि इसके अंदर कार्बन 14 कितना डिपॉजिट रहा होगा जब इसकी डेथ हुई होगी, जब ये पेड़ से टूट के अलग गिर गया, ठीक है, यानी कि लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, तो उस समय कार्बन 14 कितना होगा, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। आज कितना रेडियो एक्टिविटी एमिट कर रहा है वो हम लैब में जाके चेक कर लेंगे, यानी कि ये हमें लैब से मिल जाएगा। अब सवाल आता है इस पे, ये कहां से मिलेगा, कंसेप्ट समझ में आया, समझ में आया ना। टी निकालने के लिए क्या चाहिए, के कहां से मिलेगा, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसकी हाफ लाइफ हमें पता है, हाफ लाइफ पता होगी तो के निकल जाएगा, ठीक है। फाइनल कंसंट्रेशन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, यानी कि इसके अंदर कितना C14 है वो हम लैब में जाके चेक कर लेंगे, तो हमें फाइनल कंसंट्रेशन मिल जाएगी। अब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ C14 मतलब क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन जब ये पेड़ से टूट के अलग, ये टहनी पेड़ से टूट के अलग गिरी होगी, ये ब्रांच पेड़ से टूट के अलग गिरी होगी, तो तब उस समय कार्बन 14 कितना होगा। तो देखो बेटा क्या, अब ध्यान से इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को देखना। जब मैं दोनों रिएक्शन पढ़ाता हूं तो बच्चे मेरे से एक सवाल पूछते हैं, सर नाइट्रोजन 714 में सन से आ रही कॉस्मिक रेज उसको नाइट्रोजन 714 को बम्बार्ड कर दिया, यानी कि उससे टकरा रही है और उसको कार्बन में कन्वर्ट कर दिया। मैं बोला हूँ, तो बच्चे बोलते हैं सर सन तो काफ़ी पुराने टाइम से, मतलब काफ़ी टाइम से सन से कॉस्मिक रेज आ रही होंगी, तो अब तक तो जितनी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो सारी कार्बन में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, इतने टाइम से सन रेज आ रही है, ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चालू होगा और जितना भी नाइट्रोजन 714 है अब तक कार्बन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। मैंने बोला इस रिएक्शन को इस रिएक्शन को चेक करो, इसमें क्या हो रहा है, सन से आ रही कॉस्मिक रेज को नाइट्रोजन 714 को रेडियो एक्टिव कार्बन 14 में कन्वर्ट कर दिया, और इसमें कार्बन 14 वापस नाइट्रोजन 714 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी कि एक बार नाइट्रोजन कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरी बार कार्बन नाइट्रोजन में वापस कन्वर्ट हो गया, और ये दोनों रिएक्शन इतनी बेहतरीन तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हजारों साल से, ठीक है, कार्बन 14 की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि अगर आपने 100 साल पहले एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 की कंसंट्रेशन निकाली होगी और आज 100 साल बाद आप निकाल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बोथ दीज रिएक्शंस आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर वेल, यानी कि दोनों रिएक्शन जितना ये हो रहा है एटमॉस्फेयर में उतना लगभग ये भी हो रहा है एटमॉस्फेयर। मेरी बात समझ में आई, तो नाइट्रोजन 714 की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। अब इसका फायदा क्या हुआ कि भैया कार्बन 14 की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है और लगभग नाइट्रोजन 714 की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है। अब क्योंकि कार्बन 14 की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो ये जो आर्कियोलॉजिकल पीस था, ठीक है, इसके अंदर हमें आज हम लैब में जाके चेक करेंगे तो हमें फाइनल कंसंट्रेशन मिल जाएगी। सवाल ये आता है कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कैसे मिली, कुछ मतलब फ्रेश वुड काट दो, फ्रेश वुड ये कहाँ से मिलेगी, फ्रेश वुड से, पेड़ की छोटी सी टहनी काट दो, उसको लैब में ले जाके चेक करो,
उसमें जो भी कार्बन 14 की कंसंट्रेशन होगी, या हम उसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एक्टिविटी बोलते हैं, कंसंट्रेशन इज एक्टिविटी, ठीक है। तो जो भी कार्बन 14 की कंसंट्रेशन होगी या कार्बन 14 की एक्टिविटी होगी, हम ये बोलेंगे कि जब ये पेड़, जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट है, आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है, जब ये पेड़ से टूट के गिरा होगा, यानी कि जब इसकी डेथ हुई होगी, तो इसके अंदर जितनी कार्बन 14 रही होगी उतनी ही कार्बन 14 आज फ्रेश वुड में होगी। क्या बोला मैंने? जितनी कार्बन 14 इस आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट में होगी उतनी ही कार्बन 14 फ्रेश वुड में होगी। तो हम फ्रेश वुड से नया पेड़ की टहनी काट के उसमें जो भी कार्बन 14 की कंसंट्रेशन होगी, हम ये बोलेंगे कि वही कंसंट्रेशन इसमें रही होगी, वो हम एज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन 14 की कंसंट्रेशन हजारों सालों से चेंज नहीं हुई है। समझ में आ गया? तो ये कहाँ से मिलेगा? समझ में आया? मेरे ख्याल से आ गया होगा। ये है फ्रेश वुड से, ये कहाँ से मिलेगा? आर्कियोलॉजिकल सैंपल से, ठीक है। ये कहाँ से मिलेगा? हाफ लाइफ से। हाफ लाइफ आपको पता है, तो आपकी एज निकल जाएगी। बोलो हाँ या ना। मेरे ख्याल से टॉपिक हो गया क्लियर। नाउ वी मूव ऑन टू न्यूमेरिकल्स। जल्दी बोलो बेटा, टॉपिक समझ में आया? तो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे आ जाऊँ, एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, ठीक है। एन आर्कियोलॉजिकल, स्पेलिंग पे छोड़ देना, हाँ स्पेलिंग पे एक्सक्यूज कर देना मुझे। आर्कियोलॉजिकल सैंपल, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हैज अ कार्बन 14 एक्टिविटी which is 80% of the carbon 14 activity found in fresh wood today, ठीक है। कैलकुलेट द एज ऑफ वुड सैंपल। समझ में आ गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। बाकी चीजें हटा देता हूं, ठीक है। और आपको क्या गिवन होगा? आपको हाफ लाइफ गिवन होगी न्यूमेरिकल में, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है ना? ठीक है, ये टी इज इक्वल टू है, ये फॉर्मूला मैं अभी डाल देता हूँ। और टी हाफ दे रखा, टी हाफ ऑफ कार्बन 14 5770 ईयर्स, ये आपको गिवन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या बोला क्वेश्चन में? कार्बन विच इज 80% ऑफ द एक्टिव कार्बन 14 एक्टिविटी फाउंड इन फ्रेश वुड टुडे। 80% है इसकी जो फ्रेश वुड में मिलती है। तो मैंने आपको क्या बोला था? इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए, फाइनल कंसंट्रेशन चाहिए, है ना बेटा? अब K ऐसा निकलेगा, K इज इक्वल टू 0.69, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, सबको पता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेके क्या होता है? 0.693 अपॉन टी हाफ, यानी कि 0.693 अपॉन 5770 ईयर्स। ईयर इनवर्स आ जाएगा, टाइम इनवर्स होता है K की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है बच्चों। ये आ गया K। अब टी हाफ को कार्बन 14 से हमारा किया गया। अब उसने बोला 80% लेट A नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर 100 है तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी? 80। ये मिल गया, T निकल जाएगा। तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ऊपर देखना, तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K क्या आएगा? 0.693, ठीक है, इंटू 5770 लॉग 100 अपॉन 80, ठीक है। अब देखो 0.693 कैसे आता है? 0.693 कैसे आता है? 2.303 इंटू 0.3010 को मल्टीप्लाई करके, डेरिवेशन याद है आपको? ये तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, डेरिवेशन में हमने कहा था 0.693 कैसे आता है जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन यहाँ पे देखना 2.303 इंटू 0.3010 इंटू 5770, और ये हो जाएगा log 5 माइनस log 4, ठीक है। यहाँ तक आया? तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो T इज इक्वल टू एज कितनी निकली? 5770, समझ में आ रहा है? ठीक है, अपॉन 0.3010 इंटू log 5 0.699 माइनस 0.6021, ठीक है। यहाँ जाएगी T जो भी आएगी ईयर्स में,
मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर ये समझ में आ गया होगा। सॉल्व करेंगे बच्चा आप लोग सॉल्व तो आप लोग करेंगे बेटा। हाँ ठीक है बच्चों, चले आगे। मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। मूव ऑन टू द सेकंड वन। ये भी एनसीईआरटी है, इसको नोट कर लेना पॉज करके। ठीक है, आज इसे खत्म कर लेते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी एनसीईआरटी का है। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन one of the product is strontium 90 with a half life of 28.1 years. ठीक है, if 1 microgram of strontium 90 is absorbed in the bones of newly born baby, what amount will left after A part है 10 years, B part है 60 years। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। हमने बोला, क्वेश्चन समझिए पहले। हमने बोला सपोज हमने जो पोखरण में राजस्थान में हम न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, वहां पे हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, ऑल्दो अंडरग्राउंड किया था, पर क्या हुआ, हवा चली और उस न्यूक्लियर टेस्ट का एक बाई प्रोडक्ट था स्ट्रोंशियम 90 है। अब हवा चली तो क्या हुआ, ऑल्दो प्रिकॉशंस बहुत सारी ली थी हमने, पर क्या हुआ, ये उड़ के स्ट्रोंशियम 90 बगल वाले गांव में पहुंच गया। वहाँ पे अभी एक न्यूली बॉर्न बेबी है और उसकी बोन्स ने इसका 1 माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है तो होगी 1 माइक्रोग्राम। अब हमसे पूछा गया, ठीक है, कि व्हाट अमाउंट विल लेफ्ट आफ्टर 10 years एंड 60 years, यानी कि जब वो बच्चा जो आज जिसका जन्म हुआ है, जो न्यूली बॉर्न बेबी है, जब वो 10 years ओल्ड हो जाएगा तो इसमें से कितना बचेगा। हाफ लाइफ दे रखी, चेक करो, हाफ लाइफ 28.1 years, कितना रह जाएगा 10 साल बाद। और जब वो बच्चा 60 साल का बूढ़ा हो जाएगा तब कितना बचेगा, यानी कि 2 पार्ट्स हैं इसके, दोनों में एक ही चीज निकालनी है। व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट द फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो के क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, यानी कि 0.693 अपॉन 28.1 ईयर इनवर्स, है ना। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2.303, अच्छा टी हो जाएगा अपॉन के क्या होता है 0.693 इंटू 28.1 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है, फाइनल कंसंट्रेशन ये निकालनी है, और टी दे रखा है 10 years। तो मेरे ख्याल से निकल जाएगा। तो पहले क्या किया करो, इन सारी चीज़ को सॉल्व कर लिया करो। अभी एक 10 है, 2.303, इसको क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था 2.303 इंटू 0.3010 इंटू 28.1 लॉग 1 अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3.01 अपॉन 28.1 इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन ए नॉट, लॉग 1 अपॉन ए। ठीक है, अब मेरे ख्याल से यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे ना, आए ना, कर लेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो निकालो, चलो कितना होता है, 3.01 को डिवाइड करो 28.1 से। मैं आप कैलकुलेटर से करता हूँ बेटा, फटाफट ना, कैलकुलेटर कर दे। ठीक है, 3.01 डिवाइडेड बाई 28.1 क्या आएगा, 0.1071 इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन ए नॉट, ए सॉरी। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, अगर लॉग हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, सामने वाले का एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 अपॉन ए इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.107। चलिए एंटी लॉग टेबल भी है यहाँ पे, एंटी लॉग भी देख लेते हैं। हमारे पास एंटी लॉग टेबल है, 0.107 का एंटी लॉग क्या होगा, 0.107, 0.10 को 7 पे देखना है, 0.10 को 7 पे देखेंगे तो आएगा 1279। ठीक है, 1 अपॉन ए क्या हो जाएगा,
ए इज इक्वल टू 1/, एक के बाद डेसिमल लगेगा 1.279, यानी कि 1 को अगर आप 1 को डिवाइड करना है 1 डिवाइडेड बाई 1.279 इज इक्वल टू 0.781 माइक्रोग्राम। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। यानी कि 10 साल बाद जब वो बच्चा 10 साल का हो जाएगा तो उसकी बॉडी में, ठीक है, कितना बचेगा 0.791 माइक्रोग्राम। तो आपको सेकंड पार्ट इसका कुछ करना है कि जब वो 60 इयर्स का हो जाएगा बच्चा तो कितना निकलेगा, यानी कि अगेन यहाँ पे 10 की जगह क्या आ जाएगा 60, अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द फाइनल कंसंट्रेशन। समझ में आ गया? तो ये टॉपिक बचा हुआ था, मेरे ख्याल से कवर हो गया। अब प्रैक्टिस सेट में जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको करने हैं, ठीक है बेटा। अब ये टॉपिक खत्म हो गया है बिल्कुल। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि वो जो आईएनएस क्वेश्चन का हमने लास्ट टॉपिक में न्यूमेरिकल किए थे, अगर आपको लगता है, ठीक है, कि वो न्यूमेरिकल्स और करने हैं, वैसे मैंने 6-7 टाइप्स वहाँ पे करा दिए थे, अगर आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, मुझे एक वीडियो और बनाना है, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताइए, तभी मैं एक वीडियो और शूट करूँगा उसका, ठीक है। नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज नाउ सॉलिड स्टेट। एग्रीड? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।